नमस्कार मित्रों, हिंदी शिक्षण विधि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन बात करना चाह रहे हैं हिंदी शिक्षण का जो भाषा कौशल है उस विषय में कि भाषा कौशल क्या होता है। भाषा के बारे में आपको बता दिया मैंने पहले। भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझना और एक अपने विचार दूसरे व्यक्ति को समझाना, यही भाषा है। कौशल क्या होता है, स्किल क्या होता है। किसी भी चीज को आप भाषा को छोड़िए, एक बार स्किल समझिए पहले। स्किल क्या चीज है? किसी भी चीज को सीखने के बाद उसके अनुप्रयोगों में व्यक्ति को पारंगत बनाना, अनुप्रयोगों के प्रति व्यक्ति को अबिचुअल करना, यही क्या है? भाषा कौशल होता है, यानी कौशल होता है। किसी व्यक्ति को किसी काम में दक्ष बनाना ही क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है। तो भाषा कौशल में भी यही कहा जाता है कि भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति को क्या बनाना? भाषा के विचारों के प्रति दक्ष बनाना, विचारों के प्रति दक्षता की पूर्ति करना, यही क्या कहलाता है? भाषा कौशल कहलाता है। यानी भाषा कौशल के बारे में अगर दो ही वर्ड में आपसे पूछा जाता है कि भाषा कौशल है, तो आपको ध्यान रखना है कि विचार अभिव्यक्ति के माध्यम में दक्ष बनाना ही क्या कहलाता है? भाषा कौशल कहलाता है। व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी प्रकार से प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्र को परिपूर्ण बनाना, उसके अलग अलग तरीके के विचारों का शोधन करना ही भाषा कौशल कहलाता है। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक आधार जो है वो, या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसको प्रदर्शित करने का, वो LSRW है। यानी L का मतलब क्या है? पहले लिसनिंग करना, पहले सुनना, समझ गए ना? श्रवण कौशल है पहला। फिर है S का मतलब है स्पीकिंग, बोलना, ठीक है, भाषण अभिव्यक्ति दूसरी है। R का मतलब है रीडिंग, पठन जिसको अपन कहते हैं, वाचन जिसको अपन कहते हैं वो है। W का मतलब होता है राइटिंग, यानी लिखना, लेखन कौशल जिसको अपन कहते हैं। यानी भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम यही है, L, S, R और W। L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब क्या है? राइटिंग। इन चार कौशलों पर अपने को आज बातचीत करनी है, तो अपन यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ है भाषा कौशल। भाषा कौशल, भाषा कौशल के बारे में सीधी सीधी अगर मैं बात आपसे करना चाहूँ तो यही बात करूँगा कि भाषा की दक्षता की जो सीमा है, भाषा की दक्षता की सीमा, वही क्या कहलाती है? भाषा कौशल कहलाती है। या ये कह सकते हो छात्र की विचार अभिव्यक्ति में दक्षता प्रदान करना, दक्षता प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कौशल कहलाता है। अब इस भाषा कौशल में अपने को यही ध्यान रखना है कि विचार अभिव्यक्ति जो की जाती है, उस विचार अभिव्यक्ति का जो दृष्टिकोण बच्चे का है उसमें दक्षता प्रदान करना, उसके किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं रहे, उसको पूर्ण बनाना ही इसका मात्र एक क्या है? ध्येय है, या इसका एक लक्ष्य है। एक विचारक हैं जिनका नाम है देशपांडे, डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर देशपांडे। इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक का या मार्गदर्शक का केवल ज्ञान प्रदान करना ही महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि बच्चे को लिखना, बोलना और सुनना, ये सब सिखाना शिक्षक का क्या है? दायित्व है या कर्तव्य। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर देशपांडे ने कही थी कि भाषा शिक्षक का कार्य केवल भाषा शिक्षण में ही समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि उसे बालक में सुनने, बोलने, लिखने की दक्षता का क्या करना है? विकास करना है। डॉक्टर देशपांडे का यह है कथन आपको याद रखना है कि शिक्षक का या भाषा शिक्षक का दायित्व है, भाषा शिक्षक का कार्य केवल बच्चे को भाषा शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, भाषा शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है,
बल्कि लिखना, पढ़ना, बोलना आदि सिखाना है, आदि में दक्षता प्रदान करना है, दक्षता प्रदान करना है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी देशपांडे जी ने। डॉक्टर देशपांडे विचारक हैं, इन्होंने लिखा है कि भाषा शिक्षक का कार्य केवल बच्चे को भाषा शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, यानी शिक्षक का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता है कि उसे भाषा के बारे में सिखा दिया जाए, बल्कि बच्चे को लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, इन सभी कौशलों के प्रति क्या करना है, उसे दक्ष बनाना है, उसको दक्षता प्रदान करना है। यही मूल काम किसका है? भाषा कौशल का है, एक शिक्षक का है जो भाषा ज्ञान प्रदान करता है छात्रों को। अब देखिए, इन भाषा कौशलों में 4 भाषा कौशल आपको मुख्यतः याद रखने हैं। ये चारों भाषा कौशल मैं पहले अलग अलग रूपों में आपको डिवाइड करके बताता हूं, उसके बाद अपने को एक एक करके इन भाषा कौशलों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले देखिए आप लोग, यहां भाषा कौशल जो है इनको मैं 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करता हूं। एक को मैं कहता हूं, यहां लिख देता हूं भाषा कौशल। भाषा कौशल, मैंने चारों के नाम आपको पहले ही बता दिए हैं, एक बार फिर बता देता हूं अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए हैं। तो अपने पास भाषा कौशल कितने हैं? 4 हैं, L, S, R और W। ये 4 भाषा कौशल अपने को याद रखने हैं। ये 4 क्या हैं? ये चारों हैं भाषा कौशल। क्या है? ये भाषा कौशल है। अब इन चारों में एक एक करके आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले आता है L, फिर क्या आता है आपका S, ठीक है, फिर आता है आपके पास यहाँ R क्या काम आता है, W क्या काम आता है, और इनके पूरे नाम क्या हैं वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले L का मतलब है लिसनिंग, यानी श्रवण कौशल। पहला कौन सा है? श्रवण कौशल है। S का मतलब है स्पीकिंग, भाषण कौशल है, भाषण कौशल है। इसके बाद है R का मतलब है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग का मतलब एक तो कह दो आप पठन कौशल चाहिए, पठन कौशल नहीं कहकर आप इसे वाचन कौशल भी कह सकते हो, दोनों नाम सही हैं, या तो इसको पठन कौशल कहो या इसे वाचन कौशल कहो। इसके बाद है डब्लू का मतलब होता है राइटिंग, यानी लेखन कौशल। कौन सा है? लेखन कौशल है। ये इतने कौशल 4 आपको याद रखने हैं। अब इन चारों को मैं अलग अलग भागों में डिवाइड करता हूं। देखिए, पहला है प्राथमिक। क्या है? प्राथमिक। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। क्या है? द्वितीयक। प्राथमिक कौशल कौन सा है और द्वितीय कौशल कौन सा है? देखिए, एक तो होता है आपके पास अभिव्यक्ति का माध्यम और एक होता है ग्राही। तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से मैं आप सबके सामने प्रदर्शित कराऊं। एक को तो मैं कहता हूं ग्राही, एक को कहता हूं मैं द्वितीयक, यानी अभिव्यक्ति करने वाले द्वितीयक है और ये वाले क्या हैं? ग्राही हैं। क्या है? ग्राह्य इनको कहा जा सकता है। ग्राह्य यानी ग्रहण जिसके माध्यम से अपन करते हैं वो ग्राह्य या प्राथमिक कहलाते हैं, और जिनके माध्यम से अपन अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से किया जाता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के कौशल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? द्वितीयक होते हैं। 2 तो ग्राह्य होते हैं, यानी 2 तो जिनके माध्यम से अपन भाषा कौशल को ग्रहण करते हैं वो है, और 2 आपके पास क्या हैं? अभिव्यक्ति वाले हैं। 2 के माध्यम से अपन अभिव्यक्त करते हैं भाषा को, और 2 के माध्यम से भाषा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब देखिए, ग्रहण करने का मतलब, ये 4 नाम आपके सामने लिखे हैं, इनसे स्पष्ट हो रहा है कि जब आप सुनोगे तो भी कुछ न कुछ ग्रहण करोगे। अभिव्यक्ति तो सुनकर कर नहीं सकते, उसके बाद अगर आप कोई चीज का वाचन करोगे, पठन करोगे, तो भी क्या करोगे? चीजों को ग्रहण करोगे। तो इसका मतलब हो गया, एक तो L आपके पास और एक R, ठीक है। यानी आपका श्रवण कौशल जो है, लिसनिंग जो है, श्रवण कौशल वो, और एक आपका है पठन। ये 2 जो लिखे हुए आपके पास कौशल हैं, इनको प्राथमिक कौशल कहा जाता है, इनको ग्राह्य कौशल कहा जा सकता है। द्वितीयक क्या है? जिनके माध्यम से आप अभिव्यक्ति करते हो, किसी के सामने चीजों को आप बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हो और लिखकर कर सकते हो, संकेत से कर सकते हो, लेकिन संकेत इसमें है नहीं ना। तो अपने को 2 ही चीजों की याद रखनी है, एक तो S और एक W। एक तो क्या है? S और एक क्या है आपका? W। एक तो यानी आप बोलकर, यानी भाषण देकर क्या कर सकते हो? बोलकर किसी के माध्यम
अभिव्यक्ति कर सकते हो, एक आप लिखकर यानी राइटिंग लेखन के माध्यम से किसी के सामने अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा वर्गीकरण किसका प्रस्तुत किया है, भाषा कौशल का एक छोटा सा वर्गीकरण आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। आपको शायद समझ में आया होगा कि प्राथमिक क्या है और द्वितीयक क्या है। एक बार मैं इन सारी चीजों को रिपीट कर देता हूं। आज अपन बात कर रहे हैं भाषा कौशल क्या है। कौशल क्या होता है, किसी चीज की दक्षता, किसी चीज में परिपूर्णता प्राप्त करना ही कौशल कहलाता है। तो भाषा कौशल कहलाता है भाषा दक्षता की सीमा को प्राप्त करना है या छात्र की विचार अभिव्यक्ति में दक्षता प्रदान करना ही क्या कहलाता है, भाषा कौशल कहलाता है। डॉक्टर देशपांडे जी कहते हैं भाषा शिक्षक का मूल कार्य सिर्फ बच्चे को भाषा प्रदान करके छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सिखाना है। ठीक है। उसके बाद भाषा कौशल को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक होते हैं उनको ग्राह्य कहा जाता है, जिसमें श्रवण कौशल और पठन कौशल आता है। द्वितीय जो है उसमें अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति आप भाषण के माध्यम से और लेखन के माध्यम से क्या कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। अभी मैं इनका एक वर्गीकरण आपके सामने और प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा एक कौशल और अपना क्या है। ध्वनि के ज्ञान के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में मैं विभाजित कर सकता हूं। ध्वनि की दक्षता के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ध्वनि ज्ञान के आधार पर। तो देखिए अगला वर्गीकरण मैं इनका कर रहा हूं ध्वनि ज्ञान के आधार पर। ध्वनि ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करूं मैं अगर, तो इसमें दो ही आएंगे, सिर्फ दो ही। कैसे आएंगे, यानी ध्वनि किस किस के माध्यम से प्रदर्शित की जा सकती है, ध्वनि करने वाले कौन से हैं, ध्वनि के ज्ञान को आधार मानकर कौन से दो कौशल आप हासिल कर सकते हो। एक तो होता है श्रवण कौशल। श्रवण में भी ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि ध्वनि नहीं होगी तो आप सुनोगे क्या फिर। तो श्रवण के माध्यम से भी और एक आप भाषण के माध्यम से भी, दोनों के माध्यम से कर सकते हो। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि ध्वनि ज्ञान के आधार पर कौशल, भाषा कौशल कितने प्रकार के हैं, तो अपने को ध्यान रखना दो प्रकार के हैं ध्वनि ज्ञान के आधार पर। एक तो श्रवण यानी सुनकर यानी लिसनिंग करके एल, और एक भाषण यानी स्पीकिंग, आप बोल कर भी क्या कर सकते हो, ध्वनि को पैदा कर सकते हो। इसके बाद एक वर्गीकरण और लिख देता हूं आपके सामने, लिपि ज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर, लिपि ज्ञान के आधार पर। लिपि ज्ञान के आधार पर दो भागों में और फिर इनको डिवाइड करते हैं। अब लिपि कहाँ कहाँ काम आती है, आपको इतनी जानकारी तो शायद आप लोगों को होगी कि लिपि कहाँ कहाँ काम आती है। एक तो आप जब पढ़ोगे तो भी लिपि की ज़रूरत पड़ेगी और लिखोगे तो भी लिपि की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो एक तो होता है आपका वाचन, क्या है, वाचन कौशल कह दो या पठन कौशल कह दो। अगर लिपि नहीं होगी तो आप किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाओगे, और लिपि नहीं होगी तो किसी चीज़ को आप लिख नहीं पाओगे। तो दो चीज़ें आपके पास है, एक तो लेखन है और एक आपके पास क्या है, पठन है। ये दो लिपि के आधार पर कौशलों का क्या किया है, मैंने वर्गीकरण किया है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए। अब अर्थ ग्रहण के भी आधार पर मैं इनको दो भागों में, एक तो श्रवण और एक पठन में अभी डिवाइड कर सकता हूँ। यानी अर्थ ग्रहण दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो सुनकर और एक पढ़कर। यानी अर्थ ग्रहण के आधार पर, अर्थ ग्रहण के आधार पर अर्थ ग्रहण के आधार पर दो भागों में इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला अर्थ ग्रहण किसके आधार पर कर सकते हो, श्रवण के माध्यम से। दूसरा पठन के माध्यम से। एक तो सुनकर ग्रहण कर सकते हो किसी चीज़ का अर्थ। आप लोग कोई भी बात आपके सामने बोली जाती है तो आप उसका अर्थ कितने तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके से। किसी चीज़ को सुनकर भी अर्थ निकाल सकते हो और किसी चीज़ को आप पढ़कर भी उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हो। अब देखिए सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण किसके माध्यम से होगा, सिर्फ 30% आप श्रवण के माध्यम से किसी चीज़ का अर्थ ग्रहण कर सकते हो। आप ये मत समझना कि 80% या 90% या 100% ही अपन सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे। कई बार आपने सुना होगा लड़ाइयाँ जो होती है वो ज़्यादातर श्रवण के कारण होती है। व्यक्ति किसी दूसरे से सुनता है, किसी तीसरे को कहता है, तो सुनता तो है वो, लेकिन वो सही बात का अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता। इस वजह से कई वजह है, सुनने के माध्यम से भी झगड़ा हो जाता है। तो सिर्फ 30% ही अपन अर्थ ग्रहण सही कर पाते हैं, किसके माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है पठन के माध्यम से कितना अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो भी 30% ही ग्रहण किया जाता है। यानी 30
30% भाषा का अर्थ ग्रहण अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, पठन के माध्यम से, और 30% अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पठन के माध्यम से आप 70% अर्थ ग्रहण कर सकते हो। यानी जो चीज आप पढ़ते हो वो कभी गलत नहीं पढ़ते हो, उसका अर्थ गलत दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन 70% आप पठन के माध्यम से और 30% आप श्रवण के माध्यम से क्या कर सकते हो, अर्थ ग्रहण कर सकते हो। इसके बाद देखिए अभिव्यक्ति का वर्गीकरण मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। अभिव्यक्ति के आधार पर वर्गीकरण, अभिव्यक्ति के आधार पर भी वर्गीकरण दो प्रकार से है। आप दो तरीके से अभिव्यक्ति कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, भाषण देकर अभिव्यक्ति कर सकते हो, और एक लिख कर सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, भाषण के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हो। भाषण के माध्यम से आप 30% ही क्या कर सकते हो, अपनी चीजों को अभिव्यक्त कर सकते हो। जो चीज कहना चाहते हो वो 30%, सारी बातें आप भाषण के माध्यम से प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन लेखन के माध्यम से आप 70% तक अपनी बातों को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा, आप हमेशा जानते हो, ये बात तो हर नियम पर लागू होती है। जो चीज आप किसी को बोलकर नहीं कह सकते वो आप लिख कर कह सकते हो। यानी कई बार आपने देखा होगा, मोबाइल पर किसी को बोलकर जो चीज नहीं कहते वो मैसेज के माध्यम से कह दी जाती है। प्राचीन समय में भी ऐसा होता था, जब बात बोलकर नहीं कहा जाता था तो किसके माध्यम से, लिखने के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों को क्या किया जाता था, अभिव्यक्त। आज भी ऐसा ही है। कितने देश में आज की संख्या में हजारों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, वो क्या है, विचार अभिव्यक्ति का ही क्या है, एक माध्यम है। लोग अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो भाषण के माध्यम से उतने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इस वजह से अभिव्यक्ति के आधार पर दो वर्गीकरण, भाषा और लेखन। लेखन 70% और भाषण 30%। अर्थ ग्रहण के आधार पर पठन 70%, श्रवण 30%। फिर अपने पास आया है ध्वनि के आधार पर श्रवण और भाषण। फिर है लिपि के आधार पर कौन से हैं, एक तो है वाचन और एक आपका क्या है, लेखन है। ये बात अपने इसकी हुई है कौशलों के वर्गीकरण की। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा एक एक कौशल के बारे में, कि सबसे पहले अपन लेकर चलेंगे श्रवण कौशल के बारे में। पहले श्रवण कौशल की बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन स्पीकिंग की बात करेंगे, यानी बोलने के बारे में बात करेंगे, भाषण कौशल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रीडिंग यानी पठन कौशल के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद राइटिंग यानी लेखन कौशल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्यारे मित्रों, आज अपन सब कौशलों के बारे में जितना संभव होता है उतनी बात करते हैं। जो बात बच जाएगी उसको अगली क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला अपना कौशल जो है वो कौन सा है, आपको ध्यान है, यहाँ मैंने लिख रखा है आपके सामने LSRW। इसका मतलब पहला कौशल अपना होगा L, यानी श्रवण कौशल। कौन सा कौशल, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल। लिसनिंग स्किल जो है वो क्या होता है, किसी चीज में सुनने में दक्षता हासिल करना। दक्ष सुनने में व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो एकाग्रचित होकर किसी चीज को सुनता है, उस वस्तु पर पूर्ण ध्यान लगाकर सुनता है। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर होता है, शिक्षक का। कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक स्वयं को विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय की पूर्ण जानकारी शिक्षक को होना चाहिए, शिक्षक मानसिक संतुलन रखने वाला होना चाहिए। उसके बाद वो पूर्व अभ्यास के माध्यम से बच्चों में इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो अपने को यहाँ इस विधि के माध्यम से 3-4 बिंदुओं के बारे में ध्यान रखना है कि किन किन विधियों को यहाँ ध्यान रखना है। सुनने का अर्थ बोधपूर्ण सुनना है, यानी सुनने का मतलब क्या है, श्रवण कौशल का मतलब क्या है, श्रवण का मतलब बोधपूर्ण सुनना है। श्रवण का अर्थ क्या है, अर्थ है बोधपूर्ण सुनना, बोधपूर्ण सुनना है, बोधपूर्ण सुनना चाहिए। इसके बाद आपने को ध्यान रखना है इस विधि में कि यहाँ शिक्षक का प्रथम कौशल है, अन्य कौशल के विकास का ये आधार है। इस कौशल के समय शिक्षक आदर्श वाचन करता है। इस कौशल की पूर्ति के लिए अध्यापक विषय ज्ञान होना अनिवार्य है, उच्चारण स्थान का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, ध्वनि ज्ञान पर आधारित है। ध्वनि ज्ञान भी अध्ययन ग्रहण करता है, अर्थ ग्रहण भी इसके माध्यम से किया जाता है। लेकिन श्रवण कौशल के माध्यम से मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 30% ही श्रवण के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और इसमें 3 प्रकार की शक्तियों का विकास होता है, एक तो अंतर्बोध की शक्ति, एक धारण की शक्ति और एक बोधन की शक्ति। अंतर्बोध, धारण और बोध।
तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। कितने प्रकार की शक्तियों का विकास होता है? 3 प्रकार की शक्तियों का। एक तो होता है धारण, एक होता है बोध, ठीक है, एक होता है बोध धारण, बोध धारण। इन 3 प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। इसके साथ साथ इसमें अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण भी कितना होता है? सिर्फ 30% ही अर्थ ग्रहण आप किसके माध्यम से कर सकते हो? वो श्रवण के माध्यम से कर सकते हो। इसके माध्यम से शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए इस विधि का। शिक्षक को क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक क्या करता है इसमें? शिक्षक वाचन करता है, शिक्षक वाचन करता है और बच्चे क्या करते हैं? शिक्षक वाचन करता है और बच्चे उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। तो बच्चे इस विधि में सुनने के बाद उसमें कौशल हासिल करते हैं। तो इस विधि में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक का उच्चारण स्थान सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षक का उच्चारण ज्ञान अच्छा होना चाहिए। उच्चारण ज्ञान भी क्या होना चाहिए? अच्छा। पहली बात उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, दूसरी बात उसे उच्चारण स्थान का भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक ही उच्चारण सही नहीं करेगा तो बच्चे उनके माध्यम से फिर जब बच्चे बोलना सीखेंगे तो भी वो गलत सीखेंगे। इन इतनी चीज़ों का इस विधि में क्या किया जाता है या इस कौशल में क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। अब इस कौशल के बारे में अन्य बातें अपन कर लेते हैं, देखते हैं कि इस कौशल के उद्देश्य क्या हैं। एक तो होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य क्या हैं इस कौशल के? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर क्या करना? अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें बच्चे सुनते हैं और फिर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। धैर्यपूर्वक सुनना, एक है धैर्यपूर्वक सुनना, धैर्यपूर्वक सुनना। ऐसे नहीं कोई जल्दबाजी थोड़ी है 1 मिनट में भाषण पूरा करो हम सुन के जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इस विधि में। फिर वक्ता के मनोभावों को समझा जाता है इसमें। वक्ता के मनोभावों को समझना, मनोभावों को समझना, मनोभावों को समझना इस विधि का क्या है? उद्देश्य है। वक्ता क्या कहना चाह रहा है उसका सही अर्थ ग्रहण करना। जिस अर्थ के उद्देश्य को लेकर शिक्षक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है उसके मनोभावों को समझना। महत्वपूर्ण तथ्यों को चयन करना और सारांश को ग्रहण करना। महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या करना? ग्रहण करना। फिर है सारांश तैयार करना या ग्रहण करना। सारांश ग्रहण करना इस विधि का या इस कौशल का उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जिन चीज़ों का अर्थ शिक्षक स्पष्ट नहीं कर पाया है वो भी बच्चे अपने मानसिक स्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं। फिर धैर्यपूर्वक सुनना, शिक्षक की बातों को धैर्य से सुनना चाहिए। फिर है वक्ता के मनोभावों को समझना। वक्ता क्या कहना चाह रहा है, उसकी मनस्थिति किस प्रकार की है, वो किस प्रकार के विचार अभिव्यक्त करना चाह रहा है। फिर महत्वपूर्ण तथ्यों को ग्रहण करना, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को क्या करना? ग्रहण करना और सही अर्थ लगाना। फिर सारांश तैयार करना या ग्रहण करना, जो बात शिक्षक ने बच्चों के सामने प्रस्तुत की है उस बात का सही अर्थ बच्चों के सामने क्या करना? ग्रहण करना। यह है किसका उद्देश्य है? यह है आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य है। श्रवण कौशल के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद देखिए श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी है, किन किन विधियों का सहारा इसमें लिया जाता है। इसमें एक तो सहस्वर वाचन विधि है। सहस्वर वाचन विधि का मतलब है स्वर रहित वाचन, यानी बोल बोल कर किसी चीज का आप अध्ययन करते हो तो वो सहस्वर वाचन है। एक है प्रश्नोत्तर। इसकी विधियां कौन कौन सी है? विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि है सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन, ठीक है। उसके बाद है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर,
प्रश्नोत्तर। इसके बाद 3 नंबर आपके पास है भाषण और आशु भाषण। भाषण या क्या है, आशु भाषण है, आशु भाषण है। इसके बाद 4 नंबर है वाद विवाद। देखिए ध्यान करिए, विधियां जिनकी सहायता ली जा सकती है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए वो कौन कौन सी है। पहली है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन करेंगे तो भी बच्चों में श्रवण कौशल का क्या होगा, विकास होगा। प्रश्नोत्तर विधि होगी तो भी बच्चों में श्रवण कौशल का विकास। देखिए क्लास में अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर शिक्षक एक स्टूडेंट से पूछ रहा है तो बाकी जो अन्य 9 स्टूडेंट है वो इसके उत्तरों को क्या करेंगे, सुनेंगे। इसके माध्यम से भी श्रवण कौशल का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। फिर वाद विवाद के माध्यम से और भाषण के माध्यम से तो होता ही है श्रवण कौशल। अब देखिए वाद विवाद प्रतियोगिताओं का जब आयोजन किया जाता है, मान लो इसमें 4 टीमें वाद विवाद में हैं या 10 व्यक्ति वाद विवाद विषय की प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे हैं, तो वाद विवाद के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास होता है। अनेक व्यक्तियों के तर्कों को, अच्छे तर्कों को या जो भी उस विषय वस्तु से रिलेटेड तर्क है उन तर्कों को सुनकर उनमें तार्किक शक्ति का विकास होता है। विषय वस्तु का स्पष्टीकरण बच्चे अच्छे से कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से या इस कौशल के माध्यम से। तो प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने श्रवण कौशल की सारी बातें प्रस्तुत की है, दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले श्रवण का मतलब क्या है, अर्थबोधपूर्ण सूचना है। यानी श्रवण का मतलब क्या है, श्रवण का अर्थ यही है कि बोधपूर्ण सूचना यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ में सारी सूचनाओं को एकत्रित करना है। इसमें अर्थ ग्रहण करने का जो कौशल है वो 30% हासिल किया जा सकता है। शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक इसमें क्या करता है, वाचन करता है, और शिक्षक का उच्चारण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को उच्चारण का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 3 प्रकार की शक्ति आपके पास होती है। एक तो बोध की शक्ति होती है आपके पास, अंतर्बोध की शक्ति होती है, एक धारण की शक्ति होती है और एक बोधन की शक्ति होती है। यानी इन सब प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। फिर इसमें कौन कौन सी विधियों की सहायता ली जाती है, तो सस्वर वाचन का मतलब होता है शिक्षक बच्चों से सस्वर यानी बोलकर वाचन करवाता है। फिर प्रश्नोत्तर की सहायता, बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछ सकता है। क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है मान लो, तो अगर एक से पूछता है तो बाकी 29 जो बच्चे हैं वो इस बात को क्या करेंगे, सुनेंगे। तो इसके माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास होगा। भाषण बच्चों के सामने दिया जाता है तो भी बच्चे के सामने कौन से कौशल का विकास होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा। वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से भी इस कौशल का क्या होता है, विकास होता है। अब अपन बात करते हैं अगले कौशल के बारे में, और अगला कौशल जो अपना है वो है भाषण कौशल। कौन सा है, भाषण कौशल। अब भाषण कौशल के माध्यम से किस प्रकार के बच्चे के सामने अभिव्यक्ति की जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे अपन एक एक करके। कि भाषण कौशल जो है उसका मतलब होता है बोलना। कौन सी बात अपन करनी है, भाषण कौशल जो है वो 2 नंबर है, भाषण कौशल। भाषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाषण का शाब्दिक अर्थ है यहाँ बोलना। भाषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ बोलना है। बोलने के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करना है। जैसे मान लो मैं 5 मिनट भारत के बारे में बोलना चाहता हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षतत् भारतम नम भारती यतर संतति। मैं ये दोहा बोलता हूँ तो बच्चों के ये जानने की उत्सुकता रहती है कि ये व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बात को कहने का लहजा क्या है। तो इस प्रकार के कवियों की ओजपूर्ण जो भाषा है वो हमेशा भाषण कौशल को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होती है। इस भाषण कौशल के माध्यम से आपको बता दिया मैंने पहले ही, विचार अभिव्यक्ति होती है, लेकिन होती कितनी है, सिर्फ 30% ही होता है। अर्थ ग्रहण या इसके माध्यम से अभिव्यक्ति भी कितनी होती है, 30% ही होती है। इस कौशल के माध्यम से क्या होता है, एक तो अर्थ ग्रहण और एक क्या होता है, एक होता है आपके पास अभिव्यक्ति। दोनों की जा सकती है, इससे अभिव्यक्ति भी की जा सकती है और इससे अर्थ ग्रहण भी। अर्थ ग्रहण भी 30% होता है इसके माध्यम से, और अभिव्यक्ति भी 30% होती है। आप ऐसा नहीं है कि सबका सब जो बोला जा रहा है उसका सही अर्थ है। जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षतत् भारतनम भारती यतर संतति, इस दोहे का सही अर्थ क्या है, जब तक बच्चों के सामने स्पष्ट नहीं किया जाएगा बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो अर्थ ग्रहण भी 30% होता है
और अभिव्यक्ति भी कितने प्रतिशत होती है, 30%। सब कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बोलकर नहीं कह सकता, लिख कर मैं अधिकांशतः अपना क्या कर सकता हूँ, आप अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि भाषण कौशल क्या होता है। भाषण का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बोलना। इसके बाद है किसी भी चीज के उद्देश्य क्या हैं, यानी इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति इस भाषण कौशल के माध्यम से होती है। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें भी ध्वनि का शिक्षक को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ध्वनि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। कौशल समय अध्यापक केवल श्रोता होता है। इस विधि में अध्यापक, पहले वाली विधि में अध्यापक क्या करता था, बोलता था। इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है, श्रोता की होती है। यानी शिक्षक क्या होता है, श्रोता होता है। शिक्षक श्रोता होता है इसमें, ठीक है, श्रोता होता है। और एक छात्र क्या होता है इसमें, वो छात्र होता है वक्ता। छात्र क्या होता है इसमें, वक्ता होता है। इसमें ध्वनि का कौशल विकसित किया जाता है, ध्वनि कौशल की प्रधानता होती है। ध्वनि का इससे के माध्यम से क्या होता है, ज्ञान होता है। ये सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब उद्देश्यों की बात एक एक करते। उत प्लस दिस प्लस ये आपको याद है। पहला उद्देश्य क्या है, एक आप लोगों को उच्चारण का ज्ञान करवाना है। उच्चारण का क्या करवाना, ज्ञान करवाना। उच्चारण का ज्ञान करवाना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य आपके संप्रेषण माध्यम को सशक्त बनाना है, शुद्ध वर्तनी सुधारना है, शुद्ध वर्तनी। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ है संप्रेषण। संप्रेषण को प्रभावी बनाना, संप्रेषण को प्रभावी बनाना। इसके बाद 4 नंबर जो उद्देश्य है वो भाषा को शीघ्रता से सीखना, भाषा की परिष्कृत करना, भाषा को शीघ्रता से सीखना, शीघ्रता से सिखाना या सीखना, सिखाना। फिर 5 नंबर अपने पास है यहाँ भाषा को परिष्कृत करना, भाषा को परिष्कृत करना, परिष्कृत करना। इसके बाद 6 नंबर भाषा को बोधगम्य बनाना, भाषा को बोधगम्य बनाना, बोधगम्य बनाना। 7 नंबर यहाँ लिख सकते हो भाषा को स्पष्ट करना, भाषा को अधिक स्पष्ट वह सरल बनाना। ये सब के सब उद्देश्य किस कौशल के हैं आपके सामने, ये भाषण कौशल के हैं। यानी स्पीकिंग के माध्यम से आप अपने अंदर किस किस प्रकार के स्किल को डेवलप कर सकते हो, वो सारे के सारे आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। व्याकरण और लिपि के अधूरे ज्ञान को दूर करना है, फिर निसंकोच बोलने की प्रवृत्ति को विकसित करना है, विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना है, विद्यार्थियों के बोलने की क्षमता उत्पन्न करना है। एक आप लोग इस विधि के माध्यम से वाद विवाद में निपुणता हासिल भी कर सकते हो। 8 नंबर आप लिख सकते हो वाद विवाद। वाद विवाद व भाषण में क्या कर सकते हो, निपुणता हासिल कर सकते हो, निपुणता हासिल कर सकते हो। एक भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग करना अच्छे से सीख सकते हो। भाषा में लोकोक्ति तथा मुहावरों के प्रयोग को
सिखाना है। ये सब के सब किसके उद्देश्य हैं आपके सामने, वो हैं भाषण कौशल के। दोबारा सुन लीजिए, भाषण कौशल के माध्यम से अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति की जा सकती है 30-30%। इसमें शिक्षक श्रोता होता है, छात्र वक्ता होता है, ध्वनि कौशल का विकास करना होता है। और इसके माध्यम से कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, वो उच्चारण का सही ज्ञान करवाना, शुद्ध वर्तनी या शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, संप्रेषण को प्रभावी बनाना, भाषा को शीघ्रता से सिखाना, भाषा को परिष्कृत करना, भाषा को बोधगम्य बनाना, भाषा को अधिक स्पष्ट और सरल करना, फिर वाद विवाद भाषण को निपुणता हासिल करवाना और भाषा में लोकोक्ति मुहावरों के प्रयोग को सिखाना, बच्चों के सामने भाषा को अलंकृत करवाना, अलंकृत भाषण का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। ये सब के सब किसके उद्देश्य हैं आपके, वो है भाषण कौशल के। अब भाषण कौशल की विधियां कौन कौन सी है उसकी भी बात अपन एक एक करके कर लेते हैं। कविता पाठ करना, कहानी पाठ करना, कहानी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, भाषण कौशल कर सकते हो। तो एक एक करके इन सब विषयों पर अपन बातचीत कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए अपने को यहाँ बात करनी है इसकी विधियाँ कौन कौन सी है, यानी भाषण कौशल विकसित करने की विधियाँ कौन कौन सी है, आप किन किन विधियों के माध्यम से विकसित कर सकते हो। पहला, आप कविता पाठ के माध्यम से भाषण कौशल को विकसित कर सकते हो, कविता पाठ के माध्यम से। 2 नंबर, आप कहानी पाठ के माध्यम से कर सकते हो, यानी बच्चों को कहानी सुनाइए, आपका भाषण कौशल अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप बच्चों को कविता सुनाइए, ठीक है, देशभक्ति की कविता, श्रृंगार रस की कविता बच्चों को सुनाओगे तो आपका कौशल अपने आप विकसित हो जाएगा। कहानी कौशल, कविता कौशल के माध्यम से आप अपने इस कौशल को अधिक विकसित कर सकते हो। इसके बाद वाद विवाद के माध्यम से, वाद विवाद कौशल के माध्यम से भी वाद विवाद के माध्यम से भी अपने कौशल को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद आप 4 नंबर, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप अपना भाषण कौशल अच्छा कर सकते हो। बार बार प्रश्न पूछने का मौका अगर मिलेगा आपको तो आपका ये भाषण कौशल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसके बाद सहस्वर वाचन और अनुकरण के माध्यम से, सहस्वर वाचन के माध्यम से। 6 नंबर, आप अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, अपने इस कौशल को अच्छा बना सकते हो। इसी प्रकार अपन बात अगर करें तो शिक्षक द्वारा अधिक का अधिक शब्दकोश का प्रयोग किया जा सकता है, बालकों तथा बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सर्वे दृश्य जो साधन होते हैं उनके माध्यम से भी ये कौशल विकसित किया जा सकता है। 7 नंबर, सर्वे दृश्य साधनों के माध्यम से, सर्वे और दृश्य, सर्वे दृश्य जैसे आपके पास है टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, इन साधनों के माध्यम से भी किसका प्रयोग किया जा सकता है, सर्वे दृश्य साधनों का प्रयोग करके आप अपने भाषण कौशल को अधिक अच्छा बना सकते हो। बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स होते हैं उनके भाषण को सुनो पहले, उसके बाद अपने भाषण को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद लोगों को सुनाओ, उसके माध्यम से भी आप अपने इस कौशल को क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। इसके बाद अपन एक बात और कर सकते हैं कि बार बार जो त्रुटियां होती है उन त्रुटियों को सुधार कर, यानी इसके माध्यम से अनुकरण तो मैंने पहले आपको लिखा दिया है, अनुकरण के माध्यम से आप कर सकते हो, लेकिन अनुकरण के साथ साथ आप सहस्वर वाचन भी कर सकते हो। सहस्वर वाचन के साथ साथ आप प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हो। एक व्याख्या विधि के माध्यम से भी आप इसका क्या कर सकते हो, अच्छा अपना व्याख्या विधि के माध्यम से भी आप अपना कौन सा कौशल, भाषण कौशल है उसको विकसित कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कौन सा कौशल बताया है, भाषण कौशल। अर्थ ग्रहण, भाषण का मूल अर्थ होता है बोलना, मूल क्या है, बोलना। किस प्रकार बोलना, यानी सुनने वाला आपकी भाषा को सुनने के लिए इतने अच्छे तरीके से उत्सुक होना चाहिए कि आपके द्वारा बोले हुए सभी अलंकृत भाषा का प्रयोग, ज़्यादा अलंकारों की जरूरत नहीं है भाषा में, श्रृंगारों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपके विचार, आपका सार गर्भित ज्ञान अच्छा होना चाहिए। इसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को भी इम्प्रूव कर सकते हो। ज्ञान होना कैसा चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए। अगर सार गर्भित ज्ञान होगा तो बड़े लोग आपके इस भाषण कौशल से बहुत अधिक प्रभावित होंगे। तो इस विधि के उद्देश्य भी आपको बता दिए, इस कौशल के उद्देश्य क्या हैं।
इन कौशलों को किस प्रकार इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी विधियां जैसे कविता पाठ है, कहानी पाठ है, वाद विवाद है, प्रश्नोत्तर है, सहसुरवाचन है, अनुकरण है, सर्वे दर्शे साधनों का प्रयोग और व्याख्या विधि है। इसमें शिक्षक क्या होता है, श्रोता होता है, और छात्र क्या होता है, वक्ता होता है। ध्वनि का कौशल इसमें विकसित होता है, यानी स्वर जिनका आपको वाचन करना है, जिनको आपको बोलना है, वो आपका अच्छा होगा। बोधगम्य बनाना है, किसको बोधगम्य बनाना है, भाषा को बोधगम्य बनाना है। फिर भाषा को स्पष्ट करना है, सरल करना है। भाषण में निपुणता हासिल अगर आपको करनी है, भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करना है, ये सब इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं। तो प्यारे साथियों, आज मैंने आपसे 2 कौशलों के बारे में बातचीत की है। पहला आप लोगों का कौशल कौन सा है, पहले चीज़ों को क्या करोगे, सुनोगे, सुनने के बाद उनको क्या करोगे, बोलोगे, बोलने के बाद क्या करोगे, पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद आप उनको लिख सकते हो। तो मैंने आज आपसे 2 कौशलों के बारे में बातचीत की है। अगले 2 कौशल के बारे में मैं अगली क्लास में आप सबसे बातचीत करूंगा, जिसमें एक लेखन कौशल आपका है और एक रीडिंग यानी वाचन कौशल है। इन वाचन कौशल और लेखन कौशल के बारे में अपना अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। नए से नए शिक्षण विधियों के आपको वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।